Hello aspirants, very good morning to all of you. It's morning 5:20 and I wish you a very productive day ahead. Now, 2 जुलाई 2023 को ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैंने वहां पर आपको इसको स्किप करवा दिया था दैट आई वांट टू टेक इट इन डिटेल क्योंकि ये मेंस के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर 450 सीरीज जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं 450 प्लस टॉपिक्स अपने मेंस के लिए तैयार करने की। ऑलराइट, मोर स्पेसिफिकली टारगेटिंग 24, बट ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे हमने देखा था नेशनल साइंस फाउंडेशन। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट मुझे आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझाना है। ठीक है, और उसके अलावा एक और टॉपिक जो पिछले हफ्ते ही न्यूज में था दैट इज डार्क पैटर्न्स, कि क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट देखिए, आप जो भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं ना, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ मत भागना, दैट विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एंड आपकी प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक नहीं चलेगी, वो मिसगाइड होकर रह जाएगी। ठीक है, यू विल कीप ऑन रेफरिंग डिफरेंट सोर्सेज। सिमिलरली यूट्यूब पर भी अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर यू स्टिक टू इट, जो भी हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप अपना मेंटर अगर ऐसे बार बार चेंज करते रहेंगे ना, इट विल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। और अभी आपको लगता है मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, बट बाय द टाइम ऑफ नवंबर दिसंबर यू विल रियलाइज कि नहीं यार, कुछ भी ठीक से नहीं हो पाया है। ओके, क्योंकि सिर्फ रीड करना पढ़ना अलग चीज होती है, बट उस इन्फॉर्मेशन को आपका ब्रेन कितने अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस, वो अलग चीज है। सो डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज कि आप विजन की मैगजीन भी यूज कर रहे हैं, यूट्यूब से भी कर रहे हैं, इतना कुछ मत कीजिए। एंड कमिंग टू माई सेल्फ, तो मेंस तो मैं यहाँ से आपको प्रिपेयर करवा ही रहा हूँ, एंड प्रीलिम्स के लिए हम इंडियन एक्सप्रेस डेली डिस्कस करते हैं, एंड नॉट जस्ट न्यूज़पेपर, बट उसके अलावा भी आई मेक श्योर कि उसमें जो भी कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, अब जैसे आज ये क्रिमिनलाइजेशन जो करेंगे, तो वहां पे हम लोग आरपीए एक्ट 1950 एंड 51 ये दोनों इसका पार्ट है। ओके, लेकिन मैं इन दोनों एक्ट को पर्टिकुलरली डिटेल में नहीं लूंगा यहाँ पर। देखिए, जब वो न्यूज़पेपर वगैरह में कभी बीच में ही मैं इसको करवा दूँ, क्योंकि ये मुश्किल से 5 मिनट का काम है। ओके, उसके लिए मैं आपको इतना लंबा वीडियो नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, करते हैं लोग यूट्यूब पे, बट उतना जरूरी नहीं है जानने के लिए। मेरा गोल सिर्फ ये रहता है कि आप एग्जाम में अपना आंसर लिख पाएं, नॉलेज और ये सब आप बाद में गेन करते रहिएगा मेंस के बाद। पहले मेंस निकालना जरूरी है, जबकि लोग कोशिश करते हैं कि हम इतना एक्सपर्ट नॉलेज रखें कि हम इंटरव्यू में इम्प्रेस कर पाएं। वो बात की बात है, वो हो जाएगा। पहले अभी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो कीजिए। राइट, नाउ अब मुझे अगस्त से क्या करना है कि इंडियन एक्सप्रेस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने एक यहाँ पर सेपरेट वीडियो बनाया, आई थिंक 27 जून को बनाया था, जिसे मैंने बताया था सीक्रेट्स टू प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ 2023। ठीक है, तो उसमें मैंने काफी सारे आपको सोर्सेज बताए थे। तो उसमें काफी कुछ द हिंदू से भी था, इंडियन एक्सप्रेस से भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी था, लाइव मिनट से भी था। ओके, सीधे वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे काफी सारे, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अब इस अगस्त मंथ से एवरी नाइट आई विल कम विद अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, लाइव मिनट है, इसके अलावा पीआईबी में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इनफैक्ट इस बार 2023 में पीआईबी का काफी इम्पैक्ट था। अगर आपने साल भर पीआईबी ठीक से फॉलो किया था ना, तो पीआईबी से काफी स्टेटमेंट उठाए गए थे प्रीलिम्स में। ओके, उसी तरीके से जो कुछ मैगजीन्स हो जाती हैं डाउन टू अर्थ टाइप की। ओके, ऑलराइट, तो इन सब पे एक कंसाइज वीडियो वीकली आएगा, सिर्फ संडे। ओके, अब वीकली आएगा तो वो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा लेंदी होगा, 1 से 2 आवर का, बट आई विल मेक श्योर कि प्रीलिम्स में आप लोग कुछ भी मिस आउट ना करें। ओके, तो ये दो मेरे नेक्स्ट प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर वाई एडीआर अप्रोच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीकिंग एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, पहले तो एज अ वोटर, आप हो, हम हो, या कोई भी हो, हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कुछ हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उन्हीं में से एक है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ओके, तो इस तरह के काफी सारे ये जो काम कर रहे हैं, इसी तरह से एक होता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन। सिंस 2000 या 97 टू बी मोर प्रिसाइज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये काफी एक्टिव रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाना हो या आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालना हो अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें होने वाली पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर। Alright? तो वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब।
राइट, तो इन्हीं से रिलेटेड ये पूरा मैटर शुरू होता है। चलिए, तो अभी मैं आपको टाइमलाइन समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से यहाँ पे मतलब क्या है। देखिए, इससे मतलब ये होता है कि द पीपल विथ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, ओके, चाहे वो मर्डर हो, रेप हो या किडनैपिंग हो, मतलब इस तरह के सीरियस सीरियस ऑफेंसेस, राइट, या फिर जिनके अगेंस्ट काफी सारे करप्शन केसेस चल रहे हैं, इस तरह के लोग जब पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर कर जाते हैं एंड दे मिसयूज देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस to pri- to prioritize their own personal agenda rather than of their voters, personal agenda rather than for welfare of citizens, कह लीजिए, वोटर्स ही नहीं, सिटीजन्स, ओके। तो ये रेडीमेड डेफिनेशन बन जाती है आपके लिए कि यहाँ पर है क्या हमारा मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से। जब क्रिमिनल्स या करप्ट लोग पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर कर जाते हैं एंड देन दे मिसयूज देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस टू सर्व देयर ओन पर्सनल एजेंडा रादर देन वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन, ऑलराइट। अब यहाँ पर आप एक टर्म यूज करेंगे जो कि आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाता है, इस तरह की बातें, दैट लॉ ब्रेकर बिकमिंग लॉ मेकर, ऑलराइट। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से। अब हम जान लेते हैं कि ये इशू क्या है पूरा जो न्यूज में आया था। देखिए, हुआ क्या था कि जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन है, इसने एक केस फाइल किया था और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट पास की थी जिसमें इसने कहा था कि दीज पॉलिटिकल पार्टीज, इनको वाइडली पब्लिसाइज करने होंगे अपने जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनके अगेंस्ट किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ऑलराइट। नो, ट्राई टू डिफरेंशिएट, ओके। कैंडिडेट को तो अपने जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं, जो एफिडेविट वो फाइल करता है, उसे तो अपने एफिडेविट में डिक्लेयर करने ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको भी वाइडली पब्लिसाइज करना होगा द क्रिमिनल केसेस और करप्शन चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट योर कैंडिडेट्स। ये आपको अपनी वेबसाइट पे भी डालना होगा, राइट, या आपको अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पब्लिसाइज करने होंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि 2018 से फिर 2020 में भी दोबारा ये केस आया, ठीक है। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज रिपीट की, दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड पब्लिसाइज दिस, एंड इसके साथ एक चीज और ऐड कर दी कि आपको रीजंस भी देने होंगे फॉर सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, कि आपने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्यों टिकट दिया है, आपको ये रीजंस भी बताने होंगे। तो ये बात पहुंची यहाँ पे 2020 तक, ठीक है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो 2022 में फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये एसोसिएशन, ऑलराइट, इस बेसिस पर कि देखिए ये कंप्लाई नहीं कर रही है पार्टीज, तो ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट का केस बनता है। कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोर्ट का दिया हुआ कोई ऑर्डर नहीं मानते हो तो कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू, ऑलराइट। तो फिर अब जब 2023 तक बात आई तो इन लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देखिए हम तो आपकी पिटीशन डिसमिस कर रहे हैं। अब उन्होंने कोई फर्दर ऑर्डर नहीं दिया, बट उन्होंने इन लोगों को कहा है कि आप जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी रेमेडीज परस्यू कर सकते हैं। ये चीज नहीं हो पा रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट किसी तरह का एक्शन लिया जाए, ओके। और इसी को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और यही है हमारी न्यूज आर्टिकल, why India has approached the Election Commission of India seeking action against political parties। तो आपको ये पूरा मैटर समझ में आया, आई होप आया हो, ठीक है। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े। अब देखिए, कुछ रिसेंट ट्रेंड्स की अगर बात की जाए, देखिए जनरली हम क्या मानते हैं कि हमारे यहाँ अब अर्ली 2000 से एटलीस्ट की हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ी है देश में, राइट। वी ऑल बिलोंग टू दिस जनरेशन, ओके, जिसने 2000 से अपना एजुकेशन
लिया है, इम्प्रूव किया है। ऑलमोस्ट हम लोग अपने प्राइमरी लेवल पर तो 98-99% एनरोलमेंट भी अचीव कर चुके हैं। मतलब हमारे यहाँ का लगभग हर बच्चा स्कूल जा रहा है। क्लियर। इवन अगर ओवरऑल लिटरेसी की बात करें हम, तो करीब करीब 72% है हमारे यहाँ लिटरेसी। ठीक है। और ये ओवरऑल लिटरेसी, अगर आप सिर्फ वोटिंग एज ग्रुप की बात कर लेंगे, मोर देन 18 ईयर्स, ठीक है, तो ये शायद ये थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि कुछ हैं ओल्ड जनरेशन जो स्कूल जाएंगे, बट एनी हाउ। बट हम अब हमारे यहाँ पे मीडिया 2000 के बाद से मीडिया काफी बोल्ड हुआ है। ठीक है। प्राइवेट न्यूज चैनल्स आ गए हैं, दिन भर न्यूज चलती रहती हैं। और इंटरनेट पेनिट्रेशन से आने से हमारी सिविल सोसाइटी ज्यादा एक्टिव है आज। तो ये सब होने के बाद एक मैच्योर सोसाइटी क्या सोचती है, और इवन हमारी डेमोक्रेसी को ऑलमोस्ट अब 75 साल हो चुके हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट हमारी डेमोक्रेसी काफी मैच्योर है, अब होनी चाहिए। तो अब बात कीजिए 2004 के इलेक्शंस की, जनरल इलेक्शन लोकसभा की, और अब हम बात करते हैं 2019 के जनरल इलेक्शन पे। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि यहाँ से जिस तरह की भी गलत चीजें हो रही थी पॉलिटिक्स में या इलेक्शन में, वो कम होनी चाहिए। यानी कि जो क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे थे उनका परसेंटेज कम होना चाहिए, राइट। तो 2004 की लोकसभा की अगर बात करें, तो करीब 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे। अब ये रेट कम होने की बजाय उल्टा बढ़ के हो गया, 43% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर हैविंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। एंड आउट ऑफ दिस 43%, 30% तो ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस और हीनस क्राइम चल रहे हैं। सीरियस एंड हीनस क्राइम। ऑलराइट। इससे मेरा मतलब है कि रेप काइंड ऑफ चीजें, ऑलराइट, मर्डर, किडनैपिंग और लैंड ग्रैबिंग, इस तरह की चीजें। अगर इसके एग्जांपल्स देखने तो ढेरों एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी आई थिंक 2019 के इलेक्शन के पहले देयर वाज अ पर्सन हु कम फ्रॉम केरल। ठीक है। वो शायद वाइस चेयरमैन भी रहे राज्यसभा हाउस के, उस टाइम थे। तो उनके अगेंस्ट एक गैंग रेप का केस चला था 16 साल की बच्ची के। ठीक। हालांकि बाद में सब डिसमिस कर दिया गया, बट पार्लियामेंट में ही आवाज उठाई गई थी उसके अगेंस्ट। ऑलराइट। किडनैपिंग की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही शायद मथुरा रेलवे स्टेशन पे एक पुलिस ने एक गैंग को बस्ट किया है, जो छोटे बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालती थी। एंड उसमें नाम आया एक बीजेपी के एमएलए का। बोले। लैंड ग्रेबिंग, अभी जो अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ था, तो उस टाइम काफी लोग फिर सामने आए जब इनका एनकाउंटर हुआ कि हमारे टाइम पे 10-20 साल पहले ये हमारी जमीनें जबरदस्ती हथिया ली जाती थी इनके द्वारा, जैसा अतीक अहमद के गुंडागर्दी से। एंड वो काफी बार एमएलए रह चुके थे। ठीक है। तो इस तरह की, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होनी चाहिए, ये सब गलत चीजें कम होनी चाहिए, बट कम होने की बजाय उल्टा बढ़ती जा रही है। अब इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो है, वो है पॉलिटिकल फंडिंग। इंडिया में अगर करप्शन का एक सिंगल रीजन देना हो तो वो है पॉलिटिकल फंडिंग। यानी हमारे यहाँ करप्शन जो है ना, वो टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप पे करप्शन होता है और वो नीचे परकोलेट होता है। कैसे होता है बताता हूँ। देखिए, अब मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आई होप आप अपना कोई पर्टिकुलर एफिलिएशन नहीं रखते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, नॉट एटलीस्ट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग में ओवर द इयर्स काफी रिफॉर्म्स किए गए, काफी कमिटीज बैठी, सजेशन रिकमेंडेशन आए, जितने प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए उतने इंप्लीमेंट किए गए। बट सिंस 2017 हमारी गवर्नमेंट ने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिसने इस पॉलिटिकल फंडिंग को और ज्यादा ओपेक बना दिया है। जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, वो भी उसमें से खत्म कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इसको चलिए ऐसे बनाते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जब लाया गया था ना, इसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने भी वार्न किया था और आरबीआई ने भी, कि ये बहुत गलत चीज है, ये इससे करप्शन लीगल हो जाएगा आपका। मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसने ओपेकनेस और ज्यादा बढ़ाई है। दी ओनली, मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट रेज करना वो चाहता हूँ, वो ये कि आपको पता होगा कि एसबीआई के थ्रू इशू की जाती है। ओके। एसबीआई इज ए गवर्नमेंट बैंक। ऑलराइट। तो ओनली गवर्नमेंट नोज कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने बॉन्ड्स दिए। अब इसमें होता क्या है कि सपोज छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई कोल माइनिंग प्रोजेक्ट या कोई भी, कुछ भी समझिए, चलिए कोई स्टेट हाईवे ही बनाना था, तो उन्होंने उसके लिए कुछ
अपने प्रोजेक्ट लिया एंड थोड़ी बहुत फंडिंग दे दी। अब छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस गवर्नमेंट। अब वही कंपनी जब कल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में बिड करने आएगी, तो वहां पे उसे हॉन्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने तो 25 करोड़ रुपए वहां पे बॉन्ड में दिया था। ठीक है, क्योंकि एसबीआई के थ्रू ही दिया ना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एवरी डेटा। तो इस तरीके से फिर वहां पर कुछ प्राइवेट कंपनीज का विक्टिमाइजेशन होता है। राइट। और फिर अब वो कंपनी मजबूर हो जाती है कि दूसरी पार्टीज को हमें फंडिंग नहीं करना है, सेंटर के पास सारा डेटा रहता है। और उस वजह से क्या हो जाता है कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, ये अल्टीमेटली अफेक्ट होती है। एंड इस लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी के बेसिक प्रेमाइसेस हैं, इलेक्शन क्या है, एक तरह का कॉन्टेस्ट है। तो फंडिंग अब एक ही गवर्नमेंट के पास या एक ही पर्टिकुलर पार्टी के पास फंडिंग ज्यादा जाती है और इस तरीके से हमारी ओवरऑल डेमोक्रेसी अफेक्ट होती है। राइट। ये सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक छोटा सा रीजन है कि क्यों ये गलत है। बाकी इसके ढेरों रीजन हैं। इसने इलेक्ट्रल फंडिंग को पूरा ओपेक बना दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने ब्राइबरी एंड किकबैक्स को बहुत इजी कर दिया है। आपको प्रोजेक्ट लेना है 10,000 करोड़ का, तो उसके बदले में आप पीछे से 1,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदिए और जो पार्टी पावर में है उसको डोनेट कर दीजिए और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यानी कि जो चीज पहले करप्शन मानी जाती थी कि आपने रिश्वत दे के प्रोजेक्ट लिया है, अब वो पॉलिटिकल फंडिंग बन गई है पीछे के रास्ते से इलेक्ट्रल बॉन्ड। एंड सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दी गई है। अभी मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपको ये बताना भी नहीं पड़ता है अब तो कि हमें किस कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आई है और कितनी आई है। अभी आ रहे हैं हम उस पॉइंट पे, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे मेरा गोल था विक्टिमाइजेशन जो होता है डोनर्स का। सेकेंड, एग्जाम्पशन टू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। राइट। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं, डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या फिर इलेक्शन कमीशन को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एग्जेम्प्ट है, आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितनी फंडिंग आई है। एंड जो रिसर्च डेटा बताता है वो है कि 90% डोनेशन इन्हीं इलेक्ट्रल बॉन्ड से आ रहे हैं। ऑलराइट, सो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी नाउ। राइट, दिस इज द सेकंड रीजन कि क्यों पॉलिटिकल करप्शन और बढ़ा है। नेक्स्ट, अब देखिए प्राइवेट कंपनी पहले क्या है कि पहले जैसे सपोज टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट लगाया वहां गुजरात में। अब सपोज उसने 50 करोड़ की अगर फंडिंग दी है, लीगली बोल रहा हूँ, उसके उस टाइम के, और वो सिनेरियो था 25 करोड़ की फंडिंग दी गई थी गुजरात गवर्नमेंट को। तो ये 25 करोड़ की जो फंडिंग दी गई, तो फिर टाटा जो ग्रुप है वो अपनी बुक में लिखता था ये, ओके, इट हैज टू मेंशन इट। और सिर्फ मेंशन ही नहीं, उसको आईटी डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स वगैरह या कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करते वक्त बताना भी पड़ता था। बट अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट से इन्होंने इन कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, कि आपको ये जो डोनेशन आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं, ये डोनेशन मेंशन नहीं करने हैं अपनी बुक कीपिंग में टू आईटी डिपार्टमेंट। ऑलराइट। तो अब अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं, सपोज अडानी ग्रुप में मेरे पास शेयर्स हैं उसके 2-3%। ठीक है, तो मैंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, बट कंपनी अगर उस पैसे से कुछ पॉलिटिकल फंडिंग दे रही है, तो एज अ शेयर होल्डर आई डोंट नो ना कि मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज द काइंड ऑफ चीटिंग विद द शेयर होल्डर। ये ओपेकनेस की जरूरत क्या थी आपको? अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे भी रही है कोई कंपनी और पहले हमेशा से डिक्लेयर करती आई है वो, तो करने दीजिए ना डिक्लेरेशन। बट इन लोगों ने ये भी खत्म कर दिया। ऑलराइट, सो दिस इज थर्ड रीजन। फोर्थ, अब कुछ अमेंडमेंट किए गए कंपनीज एक्ट में। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको एज ए कंपनी, फर्स्ट थिंग इज कि आपको प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, आप लॉस में जा रहे हो, तो आप क्या डोनेशन दे लोगे किसी को? ऑलराइट, फर्स्ट कंडीशन थी प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। सेकंड, कि आप अपने लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट है उसका 7.5% प्रॉफिट डोनेट कर सकते हो। ऑलराइट, ये कंडीशन थी पहले। अब आपने क्या किया कि आपने पहले तो अलाउ कर दिया कि आप लॉस मेकिंग हो तो भी दे सकते हो। ठीक है,
अब इस प्रोविजन से क्या हो रहा है कि शेल कंपनीज स्टैब्लिश की जा रही हैं, आज स्टैब्लिश की, सारा ब्लैक मनी लेके इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को। ओपेकनेस तो है ही, कुछ शो तो करना नहीं है कहीं। ओके, और पूरा ब्लैक मनी को वाइट किया और शेल कंपनी अगले दिन बंद कर दी। ये हुआ है इस अमेंडमेंट की वजह से, क्योंकि मुझे एज अ कंपनी, मैंने आज स्टैब्लिश किया, मुझे दिखाना ही नहीं है कि मैं पिछले 3 साल से कंपनी रन कर रहा हूं या नहीं। मुझे ये शो करना ही नहीं है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं 3 साल से। ठीक है, मैं तो अलाउ अलाउ कर रखा है मुझे तो कि मैं डोनेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ब्लैक को वाइट करना बहुत ईजी हो गया है। ऑलराइट, और इसी वजह से देयर इज पर्कुलेशन ऑफ ह्यूज शेल कंपनीज जो बस स्टैब्लिश होती हैं, अपना पैसा ट्रांसफर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और बंद हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो पैसा भी फिर किनका होता होगा। ऑलराइट, so this made the black money to turn into white money very easy. Alright, this is another problem. इसके अलावा और भी हैं, काफी सारे कांड हुए हैं 2017 से। ठीक है, बस ये है कि हमारा मीडिया इतना हाइड कर देता है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। करप्शन कम नहीं हुआ है, करप्शन उल्टा बढ़ा है पिछले कुछ साल में, स्पेशली पॉलिटिकल करप्शन। अब एक सबसे बड़ा अगर कुछ फ्रॉड हुआ है इस देश पे तो वो हुआ है कि इन लोगों ने अमेंड किया है FCRA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके थ्रू इन लोगों ने क्या अलाउ किया है कि इवन द फॉरेन कंपनीज कैन डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी पहले क्या है कि ऐसे कई करप्शन केस चल रहे थे जिसमें फॉरेन कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज पे एलिगेशन लिए गए लगाए गए थे कि आपने फॉरेन कंपनीज से पैसा लिया है और उनके प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है। दैट इज सॉर्ट ऑफ करप्शन, राइट। तो उस करप्शन को ही लीगल कर दिया गया कि वो सारे पुराने केसेस अपने आप रद्द हो गए, क्योंकि आपने अमेंड कर दिया कि रेट्रोस्पेक्टिवली पुराने केस भी हैं अगर 2012 के सपोज, तो अगर फॉरेन कंपनी ने फंडिंग दी थी तो वो उस टाइम तो करप्शन माना जाता था, बट अब वो डोनेशन हो गया है। तो वो सारे केस भी खत्म हो गए और आपने अपने देश की पॉलिटिक्स को एक फुटबॉल बना के रख दिया फॉरेन कंपनी से भी। अब फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, सपोज कोई माइनिंग कंपनी है, उसे उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में कोई माइंस लेनी है, उसे कुछ नहीं करना, उसे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, अपना काम करवा लेना है, इरिस्पेक्टिव कि वहां पे रहने वाले आदिवासियों को उनकी जमीन से किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप फ्रांस की बात करें आज, ठीक है, फ्रांस ने स्टेप लिए हैं, अपने यहाँ पे कॉर्पोरेट डोनेशन बैन कर दिया है। क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए गवर्नमेंट को पीछे से किकबैक्स देती थी पॉलिटिकल पार्टी में, आपने शिवाजी मूवी देखी होगी, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 25% पॉलिटिकल पार्टी फंड में दे दीजिए। ठीक है, फ्रांस ने बैन किया अपने यहाँ कॉर्पोरेट बैन को, इवन ब्राजील ने बैन किया है। ठीक है, कॉर्पोरेट डोनेशंस को कि नहीं, आप कॉर्पोरेट वाले आज डोनेट करते हो और कल को आप इन्फ्लुएंस करते हो गवर्नमेंट की पॉलिसी को कि हमारे फेवर में बनाइए। अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे नोटबंदी क्या था। नोटबंदी ने 6 करोड़ स्मॉल इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया था। अगर हर एक छोटी छोटी इंडस्ट्री में आप 2 से 3 बंदे भी पकड़े ना जो सपोर्ट के लिए रखे जाते थे, तो 18 करोड़ लोगों के जॉब्स गए थे नोटबंदी के टाइम, ओके, डिमोनेटाइजेशन के टाइम। सो इस तरीके की स्टेप्स और पॉलिसीज पे कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को कि आप इस तरह की स्टेप लीजिए एंड ये छोटी इंडस्ट्री थोड़ी सी कम हो ताकि हमारा पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़े। राइट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से जो दिए गए थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ फॉरेन फंडिंग बंद कर दी पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि उसका कहना था कि काफी सारी चाइनीज कंपनीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रही हैं और अपने हिसाब से पॉलिसीज फॉर्मुलेट करवा रही हैं और यहाँ के लोकल लोग लोकल लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो जो वर्ल्ड ओवर बैन हो रहा है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, कॉर्पोरेट फंडिंग हो, ये वर्ल्ड ओवर कंट्रीज बैन कर रही हैं और हमने 2017 में ये सारे चेंजेस करके अलाउ कर दिया उल्टा। ठीक है, एंड देन दे से कि दिस गवर्नमेंट इज स्पॉटलेस, बिल्कुल कोई दाग नहीं है इस गवर्नमेंट पे करप्शन की, ढेरों दाग हैं। दी ओनली थिंग इज कि हमारी मीडिया ने अब लोगों को अवेयर करना बंद कर दिया है। एनीवे, चलिए लास्टली 2017 में एक और अमेंडमेंट किया गया फाइनेंस एक्ट में कि आरपीए एक्ट जो है उसमें सिर्फ 20,000 से ऊपर की जो डोनेशंस आएंगी वो डिस्क्लोज करेंगे हम लोग टैक्स अथॉरिटीज को।
अब एक बात बताइए, जब मैंने आपको यहाँ बताया कि 90% डोनेशन जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो तो आपने एक्सेप्ट कर दिया है कि वो बताना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपए से ऊपर के जो आएंगे वो बता देंगे, बट इलेक्ट्रल बॉन्ड से आने वाला तो नहीं बता रहे हो ना, तो फिर ये किस काम का। राइट, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनने पॉलिटिकल फंडिंग को और ज्यादा ओपेक बनाया, एंड दिस इज आई थिंक मोर देन इनफ। अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि पॉलिटिकल फंडिंग पे ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ओवरऑल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जिससे आपको अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ईजी होगा। देखिए, मेंस के लिए जरूरी है आप ज्यादा से ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, चीजों को रटने से मेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब फाइनली इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इस करप्शन के इम्पैक्ट क्या होते हैं। पहला, डिक्रीज अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि एज अ पॉलिटिकल पार्टी मेरे पास कोई जनता से तो डोनेशन आ नहीं रहा है, जो मैं परवाह करूं जनता की, मुझे तो आ रहा है बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, तो मैं उनके हिसाब से पॉलिसी बनाऊंगा ना। ठीक है, तो डिक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। देन इट डिस्टॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया ऊपर कि मनी पावर का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन में, एक डेमोक्रेसी में मनी पावर का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शंस में। तो अब अगर मेजोरिटी, अब क्योंकि ये एडीआर का डेटा भी है कि अब अराउंड जितनी पॉलिटिकल डोनेशंस आए हैं पिछले 10 साल में, उसमें 70% अकेले इस वक्त की रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को गए। तो अब जब सबसे ज्यादा पैसा जिस पार्टी के पास जा रहा है तो उसी की विनेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस डिस्टॉर्ट द रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, asymmetry in policy making and governance। अब क्योंकि फंडिंग मुझे कहीं और से मिली है तो फिर मैं अपनी पॉलिसी भी उसी की उन्हीं के अकॉर्डिंग ज्यादा बनाता हूँ। दे इन्फ्लुएंस दिस। ओके, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले कुछ साल से देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स को और ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है। क्यों किया गया है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा देश में स्कूल और कॉलेजेस किन के हैं, नेताओं के ही हैं। ओके, नेम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बट हैं, सबके हैं। ओके, काफी सारे बता सकता हूँ मैं आपको, स्पेशली महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस, क्योंकि उनके मैं बाय नेम जानता हूँ। एनीवे, तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट होता है हमारा पॉलिटिकल करप्शन से। ठीक है, सो एनीवे, तो अब एक बार शॉर्ट में और डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अल्टीमेटली फिर क्या करें, मतलब क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस पॉलिटिकल फंडिंग या फंडिंग को लेकर जो करप्शन हो रहा है इसको। Okay, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन दिया है कि बहुत सारी कमिटीज बैठी हैं, वोरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, नेशनल जो हमारी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी थी 2000 में, उसकी रिकमेंडेशन है। मैं आपको 6-7 रिकमेंडेशन बता देता हूँ जो आप अपने एग्जाम में हैंडल कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए पॉलिटिकल फंडिंग पे। सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाना होगा हमें, ताकि जो भी डोनेशन आए वो इसी फंड में आएगा, चाहे पब्लिक से आए कहीं से भी आए। ठीक है, एक नेशनल इलेक्शन इलेक्टोरल फंड होगा, इसमें आएगा, और फिर गवर्नमेंट को जो भी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है उनको यहाँ से पैसा दिया जाएगा टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, डिपेंडिंग कि उनका वोट शेयर क्या रहा है पिछले इलेक्शन में, उस हिसाब से। दूसरा, फ्रांस वगैरह के स्टेप्स पे ही चलते हुए हमें भी कॉर्पोरेट फंडिंग पे बैन करना होगा, बैन ऑफ डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। ओके, क्योंकि इससे पॉलिसी मेकिंग फिर उनके अकॉर्डिंग होती है एंड हमारे जो वोटर्स हैं उनके सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन अलाउ करना चाहिए हमें, ये शायद दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन था, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। फुली तो नहीं किया जा सकता बट पार्शियली किया जा सकता है, लाइक जैसे जैसे होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट जो होनी है नेशनल टेलीविजन पर या प्रिंट मीडिया पर, वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर सकती है, उसके लिए उनको पर्सनली पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं हम फंडिंग, फंडिंग इन काइंड। ओके, मतलब हम पैसे नहीं दे रहे हैं, फंडिंग इन काइंड। और फिर एक तरह की होती है कि पैसे दिए जा रहे हैं आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, ये होती है मॉनेटरी फंडिंग। ओके, तो पार्शियल किया जा सकता है कि आप ये काइंड वाली फंडिंग दे सकती है गवर्नमेंट, कि आपके लिए प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया पर एडवर्टाइज करना, अपने आप को प्रमोट करना फ्री कर दिया जाए, इस तरह की चीजें। ठीक है, आपको अपनी रैली वगैरह निकालने के लिए व्हीकल्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएं, और स्टेज वगैरह जब आप लगाते हो कहीं पे तो वहां पे इस तरह की काइंड में फंडिंग दी जा सकती है, मॉनेटरी फंडिंग के बिना। ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियल पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। तो ये कोशिश की जा सकती है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद कहा था कि जो भी 2,000 रुपए से ऊपर के डोनेशन आ रहे हैं
ओके, वो आपको रिपोर्ट करने चाहिए हमें। अभी मैंने आपको ऊपर बताया 20,000 से ऊपर के बताते हैं, और उसमें भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से आने वाला नहीं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 20,000 बहुत ज्यादा है, 2,000 से ऊपर के भी अगर कोई डोनेशन आ रहे हैं तो आप हमें बताइए। नेक्स्ट, जो कैश डोनेशन आता है, एक तो हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड से, दूसरा आता है कैश डोनेशन। तो ये जो कैश डोनेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए कि या तो 20% या फिर मैक्सिमम 20 करोड़ ऑफ द टोटल, ठीक है। आपके पास एक साल में टोटल जितना डोनेशन आ रहा है उसका सिर्फ 20% आप कैश में ले सकते हैं, बाकी नहीं। ओके, बाकी आप किसी ऑनलाइन मीडियम से लीजिए, चाहे नेट बैंकिंग से लीजिए, और चाहे कूपन के थ्रू लीजिए, या इवन यूपीआई से भी ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, इसका कोई सेंस भी नहीं था कि आपने कैश डोनेशन क्यों अलाउ किया हुआ है। आपने कहा है कि करीब 2,000 तक का कैश डोनेशन आप दे सकते हो। जब आप एक पानी पूरी खाने पर 10 रुपए आज पेटीएम कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, तो फिर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एग्जेम्पशन क्यों? मतलब 2,000 तक आपने अलाउ कर रखी है कैश फंडिंग, तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्होंने कहा है कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना होगा हर कैंडिडेट को। पर्सनल अकाउंट अलग चीज होती है, और ये इलेक्ट्रल, मतलब अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ इस बार, तो मुझे एक सेपरेट अकाउंट बनाना होगा ताकि यहीं से मेरे सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, वो हो। हालांकि ये चीज इंप्लीमेंट की गई है, बट अभी तक ये एज अ कानून के तौर पे नहीं, बस ऐसे ही एक डायरेक्शन दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने कि इस तरह के आप अकाउंट मेंटेन कीजिए, ऑलराइट। लेकिन इस पे ऐसा कोई लॉ नहीं है। दूसरा, स्ट्रिक्ट नो टू फॉरेन फंडिंग। खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है नो फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग अलाउ मत कीजिए, इससे आपकी डेमोक्रेसी का पूरा नाश लग जाएगा। फॉरेन कंपनी को अपना काम कराना है, दे दो डोनेशन जो गवर्नमेंट पावर में, और अपना काम करवा लो। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको यहाँ पर पूरा फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड, फॉरेन फंडिंग नहीं, पूरी पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने, ठीक। ये तो इसका एक था सब टॉपिक। अब मैं वापस आता हूँ अपने मेन टॉपिक पर। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन है इसके कॉजेज क्या हैं, ये इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एंड लास्टली क्या मेजर्स लेने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, क्रिमिनलाइजेशन। ओके, अब हम फंडिंग से निकल के क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है। कॉजेज की बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट कॉज, सबसे पहला है कि देखिए, एक तो विनेबिलिटी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जब चुनाव की बात आती है तो वो ये सब नहीं सोचते कि कैंडिडेट क्या है कैसा है, डजेंट मैटर। सिर्फ उनका सोल फोकस होता है कि इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग मैन हो वहां का, ठीक है, काइंड ऑफ बाहुबली, ठीक है, या जिसके पास मसल पावर भी हो और साथ में मनी पावर भी, राइट। तो ये जो एक सोल क्राइटेरिया रखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ने, विनेबिलिटी, इस वजह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। चाहे वो अतीक अहमद का हमने देखा हो या और भी है कुछ, एनीवे। चलिए, नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्लैक मनी। क्योंकि देखिए, एक रिसर्च ये बताती है कि जो टेंटेड रेपुटेशन वाले लोग होते हैं ना, चाहे वो करप्शन के मामले में हो या इवन क्रिमिनल के मामले में, ये टेंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जीतने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ए क्लीन कैंडिडेट। ऑलराइट, क्योंकि लोगों का भी अप्रोच वही होता है ना कि यार मेरा काम हो जाएगा तो मैं इनके पास चलता हूँ, इनकी चलती है ऊपर, जो हम लोग कहते हैं ना, चलती है इनकी ऊपर, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में। तो इस तरह के लोगों की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ये एक रिसर्च से सामने आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, और जिसके पास ब्लैक मनी है उसके पास एक तो मनी पावर तो है ही है, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कर पाता है इसके दम पर, ठीक है। तो ये ब्लैक मनी की वजह से भी हमारा क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, थर्ड इज कि देर इज लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। अब पता है आपको, यूएसए में जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिसाइड किया जाता है ना, तब उनके यहाँ इनर पार्टी में काफी डिबेट डिस्कशन होती है इसके पहले डिसाइड करने से पहले। हमारे यहाँ कुछ नहीं है।
हमारे यहाँ हर पार्टी में एक होती है एलिट लीडरशिप, ठीक है, हर पार्टी में, एंड वो डिसाइड कर देती हैं कि कौन सा कैंडिडेट को हमें टिकट देना है। ऑलराइट। और आप अल्टीमेटली इग्नोर कर देते हो जो लोकल वर्कर्स हैं उनके ओपिनियन को, ठीक है। तो ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी, ताकि सपोज कि आप जैसे कोई भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, वहां पे आपको एक एमएलए या एमपी का टिकट देना है, तो वहां पे लोकल वर्कर्स जो आपकी खुद की पार्टी के वर्कर्स हैं, आप उनसे एक वोटिंग तक करवाने की परवाह नहीं करते हो अपनी पार्टी के अंदर ही, ताकि सही कैंडिडेट पिक किया जा सके। नो, सिर्फ जो टॉप लीडरशिप डिसाइड कर देगी वो हो जाता है। और ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है कि लोग टिकट पाने के लिए आपको मनी देते हैं। आप चाहे आप उसे ब्राइब के फॉर्म में देख लीजिए कि ऊपर जो टॉप लीडरशिप बैठी है उसको पैसे दे दिए जाते हैं, या फिर आप उसको डोनेशन के फॉर्म में देख लीजिए कि मैंने ऊपर पार्टी को डोनेशन दिया है, ठीक है। तो ये जो लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी, दिस इज वन रीजन कि अब देखिए यहाँ पे जब ऊपर पैसे देके ही टिकट मिलना है आपको, तो ये टिकट आपको क्या लगता है कौन ले पाएगा? और वैसे या तो कोई करप्ट आदमी या फिर कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी, कोई क्लीन इमेज का आदमी तो इतना पैसा मोबिलाइज कर नहीं पाएगा। और लोगों ने खुद जो जीते उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि हमने 1 करोड़ दिए, हमने 2 करोड़ दिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल टेक केस ऑफ हरभजन सिंह, उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब से। ओके, बट द फैक्ट इज कि पार्टी ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकती कि हरभजन सिंह ने उनकी पार्टी के ग्रोथ में क्या काम किया है 2013 से जब से ये पार्टी बनी है। और जस्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं है उनको, ना तो वोटर्स को, पब्लिक को, और ना ही अपनी खुद की पार्टी के वर्कर्स को जो ग्राउंड लेवल पे 2013 से आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब राज्यसभा में कैंडिडेट भेजने की बात आई तो आपने ऐसे आदमी को पिक करके भेज दिया जिसका आपकी पार्टी में कोई रेलेवेंस था ही नहीं। अगर अंदर से था भी तो एटलीस्ट पब्लिक लाइफ में तो कोई रेलेवेंस उसका दिखा नहीं कभी आपकी पार्टी में। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट डेटरेंस। बाय दिस आई मीन कि जो कन्विक्शन रेट है ना करप्ट और क्रिमिनल टाइप के पॉलिटिशियंस का, वो बहुत कम है। और जब ये कन्विक्शन रेट कम होता है तो उनको हमेशा से ये होता है कि ठीक है हम तो बच जाएंगे, जो कर दिया, क्राइम कर दिया आपने, करप्शन कर लिया, तो बच जाते हो। आपका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है, और इसका मेन रीजन है कि जो हमारी पुलिस है वो काफी इनएफिशिएंट है इन केसेस में, कि वो एक स्ट्रॉन्ग केस फाइल नहीं कर पाती हैं, वो प्रॉपर चार्जशीट भी नहीं बना पाती हैं। कई बार नहीं बनाती है जानबूझ के, या कई बार नहीं बना पाती है, दोनों में फर्क है। ओके, तो इसीलिए हम लोग हमेशा पहले बात करते हैं कि अगर आपको जुडिशियल रिफॉर्म करने हैं यानी स्पीडी जस्टिस की बात करनी है, तो सबसे पहले आप पुलिस रिफॉर्म कीजिए। पुलिस रिफॉर्म होगा जब यहाँ इन्वेस्टिगेशन अच्छी होंगी, यहाँ से चार्जशीट टाइमली फाइल होगी, तब जाके कोर्ट जल्दी जजमेंट दे पाएगा। सो जुडिशियल रिफॉर्म से पहले पुलिस रिफॉर्म की जरूरत होती है। और जब तक आप ये कन्विक्शन नहीं होंगे सीरियस क्रिमिनल्स के, तो वो एक डेटरेंस डेवलप नहीं हो पाएगा क्रिमिनल्स से दूर, क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स से दूर होने का, या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक डेटरेंस नहीं हो पाएगा कि हमें ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, टिकट नहीं देना है। ऑलराइट। नेक्स्ट है कि हमारी इवन जो सिविल सोसाइटी है उसका भी एक फेलियर रहा है इसमें। ये जो मैंने ऊपर आपको स्टार्टिंग में एक दो डेमो एसोसिएशन बताए थे, एनजीओ सिविल सोसाइटी जो काम कर रही है वो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल हमारी सिविल सोसाइटी काफी फेलियर रही है कि वो वोटर्स में अवेयरनेस और वो कॉन्फिडेंस जनरेट ही नहीं कर पाई, डेवलप ही नहीं कर पाई है कि ये जो क्रिमिनल टाइप के हैं लोग। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई एमएलए करप्शन कर भी रहा है या एमपी करप्शन कर भी रहा है तो मेरा क्या ले रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, आपका जा रहा है। ओके, क्योंकि जो पैसा आपके डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो उसने अपने पर्सनल लाइफ में को बेहतर बनाने में ले लिया। जो फंड सरकारी स्कूल बेहतर बनाने के लिए यूज होना चाहिए था वो उसने अपना खुद का प्राइवेट स्कूल बना लिए। और ये है इंडिया में चारों तरफ यही है। एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़े कंट्रोल जो है, हर हॉस्पिटल में चले जाइए आप, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाइए, देर इज शेयर ऑफ एवरी एमपी एमएलए, सबके शेयर्स होते हैं उनमें, पार्टनरशिप में ही करते हैं वो लोग, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का फेलियर रहा है कि वोटर अवेयरनेस वो उतना ज्यादा कर नहीं पाया है, लोगों को ये समझा नहीं पाया है कि आपके टैक्स के पैसे का किस तरह से मिसयूज हो रहा है। तो एक तो सिविल सोसाइटी का फेलियर है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज परवाह नहीं करती हैं। क्योंकि कभी भी देखिए जब गलत आदमी को या किसी क्रिमिनल को टिकट दिया जाता है, आप कभी पब्लिक की तरफ से किसी तरह का प्रोटेस्ट या आवाज उठते हुए नहीं देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये इस आदमी को टिकट क्यों दिया है। क्योंकि एज अ वोटर
वी जनरली डोंट केयर। इवन हम लोग तो वेबसाइट पे विजिट करके देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि इस बंदे ने जो अपना एफिडेविट फाइल किया उसमें इसने अपनी वेल्थ कितनी बताई है, अपने अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है वो बताएं या नहीं। ओके, नो वन केयर। तो सिविल सोसाइटी का एक फेलियर है। सिविल सोसाइटी में यहाँ पे आपके वोटर्स भी आ जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, एक इलेक्शन में मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 4 5 6 जितने भी कैंडिडेट्स हैं। किसी को 2% वोट ले गया, कोई 5% ले गया, कोई 12% ले गया, कोई 25% ले गया, एंड सो ऑन। वोट डिवीजन डिवाइड हो जाता है। अब ये जो टॉप पे बैठा है ना 25%, इसको सबसे ज्यादा मिले तो ये क्या हो जाता है? जीत जाता है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो एक बात बताइए, ये 25% वोटर्स की दम पे जीता है, तो उसको वो परवाह करेगा कि मुझे पूरे 100% वोटर्स के लिए काम करना है अपने? नहीं। और वहीं से परपिचुएट होती है ये हमारी चाहे कास्ट के नाम की पॉलिटिक्स हो, रिलीजन के नाम की पॉलिटिक्स हो, लैंग्वेज के नाम की पॉलिटिक्स हो, या रीजनलिज्म टाइप की पॉलिटिक्स हो। ओके। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि कई बार रेकमेंड किया गया कि आप दो स्टेप में इलेक्शन कराइए हमारे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से टॉप टू कौन आए, 12% और 25%। अब इन टॉप टू कैंडिडेट्स में सेकेंड राउंड होना चाहिए। अब ये दो लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनमें जो भी जीतेगा वो मोर देन 50% वोट लाकर ही जीतेगा। ऑलराइट। तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि कई बार आप ऐसे बाहुबली टाइप के लीडर्स ढूंढते हो, उनको टिकट देते हो कि यार ये 25-30%, सपोज कोई एक एरिया, डोंट टेक इट पर्सनली, फॉर एग्जाम्पल जाट डोमिनेटेड, ठीक है, तो एक जाट लीडर को दे देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसको, कई बार तो देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी जहां से मात्र 12% वोट लाके कैंडिडेट जीता है। ठीक है, ये हुआ है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि वो जो कैंडिडेट है वो नैरो माइंडेड टाइप की पॉलिटिक्स करता है। और फिर वो उस तरह के नारे लगाए जाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उस टाइप की बातें। क्योंकि उसको परवाह ही नहीं है कि मुझे कौन सा 50% लोगों को के वोट चाहिए, मैं तो 12-25% पे भी जीत सकता हूँ। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसको चेंज करने की जरूरत है। लास्टली, देर इज लैक ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन पॉलिटिकल पार्टीज। वो परवाह ही नहीं करती हैं कि हमारे वोटर्स क्या सोचेंगे हमारी पार्टी की इमेज के बारे में, कि आपने ऐसे गलत आदमी को क्यों टिकट दिया। मैं पर्सनल लेवल पे नहीं बोल रहा, बट अभी हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस हैं जहां सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं कुछ पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, विमेन हैरेसमेंट को लेके। ओके, बट पार्टी उस पर रिस्पॉन्ड करना भी नहीं चाहती, दे जस्ट डोंट केयर टू रिस्पॉन्ड। ओके। तो ये थे हमारे कुछ रीजंस, मैंने आपको काफी सारे बताएं, जरूरी नहीं आप सारे याद रखें, बट एटलीस्ट आप कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 5 याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। विनेबिलिटी, यूज ऑफ ब्लैक मनी, लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, लैक ऑफ एडिक्वेट डेटरेंस क्योंकि कन्विक्शन रेट कम है, सिविल सोसाइटी का फेलियर है, एंड ये जरूर मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्योंकि ये रिफॉर्म आज नहीं तो कल इंडिया में होके जरूर रहेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। ये 12% 25% से जीतने वाले लोग नहीं चल पाएंगे। दूसरा, लैक ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन पॉलिटिकल पार्टीज। ओके। तो ये हमने देख लिए हैं सारे कॉजेस। अब हम देखते हैं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आते हैं सोसाइटी में। ये कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे पहला, ये अंडरमाइन करता है हमारी डेमोक्रेसी को। कैसे? क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी चलती है ट्रस्ट पे। ओके, ट्रस्ट बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वोटर्स। ठीक है। लेकिन जब इस तरह के क्रिमिनल टाइप के लोग आ जाते हैं तो लोग कहते हैं यार हटाओ, अलग पॉलिटिक्स गंदी है, वी डोंट केयर। ओके, और ना ही इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए वो इलेक्टेड कैंडिडेट सोचता है कि मुझे अपने वोटर्स के लिए काम करना है, वी डोंट केयर। ओके, उसको पता है अगली बारी मैं अपने मनी पावर मसल पावर यूज करूंगा और मैं जीत लूंगा। राइट। तो इस तरीके से ट्रस्ट इरोड होता है, एंड अल्टीमेटली हमारी जो क्रेडिबिलिटी है डेमोक्रेसी की, वो क्रेडिबिलिटी ही कम हो जाती है। राइट, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। सेकेंड, पुअर गवर्नेंस। ठीक है, अब जो वो आदमी आया है क्रिमिनल एंटीसीडेंट का, ना तो वो उतना सेंसिटिव है पब्लिक की प्रॉब्लम्स को लेके, और एक ना उसके पास कोई स्किल्स है, ना कोई एजुकेशन है।
ये समझने के लिए कि मुझे गवर्न कैसे करना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने लोगों को कैसे गवर्न करना है। ओके, और फिर अल्टीमेटली वो लग जाता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल करने में, पर्सनल इंटरेस्ट रादर देन ऑफ वोटर्स, राइट। सो दिस लीड इनटू पुअर गवर्नेंस। थर्ड, ये परपिचुएट करता है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को। अब कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी से क्या मतलब है? देखिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट में जरूर बता देता हूँ आपको, लाइक ये इम्प्यूनिटी, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स यूज करना भी जरूरी होता है आंसर में। ज्यादा भी लेमन टाइप लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते आप, राइट। कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी से मतलब लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि मैं कुछ भी क्राइम कमिट कर लूं, ठीक है, मैं अपने क्राइम कमिट कर लूं और विदाउट फेसिंग द ट्रायल मैं बरी हो जाऊंगा, ठीक है। डर खत्म हो जाता है कानून का। मैं अगेन यहाँ पे पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी ठीक से भी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, जो 21-22 साल के भी नहीं हुए हैं, वो बंदूक लेके अपने वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा पे पोस्ट डालते हैं। ओके, इस तरह की इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दमदार आदमी हैं, बाहुबली काइंड ऑफ। और मोटिव यही होता है कि दिस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा, आज एक क्रिमिनल या दो क्रिमिनल आज मिनिस्टर बनते हैं तो अगलों को भी हिम्मत आती है हम भी बन सकते हैं। दी ओनली थिंग इज कि हमें अपनी बाहुबली वाली इमेज बनानी है, रादर देन कि हमें मनमोहन सिंह की तरह एक हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड बनने के बाद पॉलिटिक्स में आना है, शशि थरूर की तरह एक हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन बनने के बाद आना है। पर्सन नहीं हो रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रादर देन क्रिमिनल्स की तरफ देखें हम, बेटर है कि हम अपने ऐसे लोगों की तरफ देखें जिनको दुनिया ने रिस्पेक्ट दी है। नेक्स्ट इज इट एनकरेज करप्शन। अब जब वो मनी पावर यूज करके 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च करके जीत के आया है, तो सबसे पहला उसका गोल क्या होगा? मुझे अपना इन्वेस्टमेंट वसूल करना है, ओके। फिर अल्टीमेटली कल्चर डेवलप होता है ब्राइबरी का, फ्रॉड का, एंड सो ऑन। तो करप्शन बढ़ता है इससे। दूसरा, हमारे अल्टीमेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क आता है इससे। जैसे आज यूपी में सबसे ज्यादा कंपनीज इन्वेस्ट करने आती है, यही कहती है कि यहाँ पे अब लॉ एंड ऑर्डर काफी इंप्रूव है, ओके। जब वहां पर एक बाहुबली टाइप की पॉलिटिक्स चल रही थी, स्पेशली इन देयर अर्ली 90s, तब हमारे ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और ना ही फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। आज यूपी बिहार के पीछे रहने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बीमारू स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं। प्राइवेट कंपनीज आर नियरली नॉन एग्जिस्टेंट इन बिहार एटलीस्ट। यूपी में तो फिर भी चलो थोड़ा वेस्टर्न यूपी, नोएडा साइड, ग्रेटर नोएडा साइड है, बिहार में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आप अधिकतर दिखते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में बिहारी बच्चों का बोलबाला रहता है, क्योंकि उनके पास वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहाँ जाए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने, जब है ही नहीं उनके इधर कंपनी, ओके। तो अगर इस तरह की मनी मसल पावर वाली पॉलिटिक्स होती है, क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पर कोई भी इन्वेस्ट करने नहीं आता है फिर, ऑलराइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर पड़ता है उस रीजन के। नेक्स्ट, इट हैम्पर्स द सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, सब तो रिच है नहीं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल लीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स का। और जब वो क्रिमिनल अगर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके आया, तो वो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड भी आ रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल इंप्रूव करने पे ध्यान देगा या वो अपने खुद के प्राइवेट स्कूल टाइप की चीजें सेटअप करने में देगा? फंड का डाइवर्शन हो ही रहा है, देख ही रहे हैं हम तो। फंड डाइवर्ट हो जाते हैं आपके गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने की बजाय वो इनको और बुरे हाल में कर देता है, ताकि अल्टीमेटली इंसान को कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में। एंड इट इज ए वेल नोन फैक्ट कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां के एमपी एमएलए मिनिस्टर्स के शेयर होते हैं। एक 50-50 की पार्टनरशिप में शुरू करते हैं और जानबूझकर सरकारी कॉलेजों को, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत खराब की जाती है ताकि लोग प्राइवेट की तरफ जाने को मजबूर हो जाएं, ऑलराइट। नेक्स्ट, अल्टीमेटली एंड लास्टली, इट टेंट्स योर इंटरनेशनल इमेज। इंटरनेशनल इमेज पे आपकी कंट्री की जो, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कंट्री की जो इमेज है वो पूरी बर्बाद होती है कि यहाँ पर तो इस तरह के लोग पॉलिटिशियन बने हुए हैं। तो हमने देख लिए कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। इट अंडरमाइन डेमोक्रेसी, एकदम बेसिक है। इट लीड्स टू पुअर गवर्नेंस, इट लीड्स टू कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, ये जरूर इंक्लूड करना अपने पॉइंट में, इट विल बी इंप्रेसिव। इट एनकरेज करप्शन, अगेन बेसिक पॉइंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी पुअर होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है ऐसे एरियाज में जहां से बाहुबली टाइप का कल्चर होता है। इट हैम्पर सोशल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जानबूझकर इनकी हालत और खराब की जाती है। एंड इट टेंट्स योर इंटरनेशनल इमेज।
ठीक है, तो ये हमने देख लिए कॉन्सिक्वेंसेज। राइट, अब हम लास्टली देखते हैं मेजर्स। अच्छा, एक छोटा सा एक चीज और बताना चाहूंगा उसके मेजर्स पे जाने से पहले। ये कुछ एक फेमस केसेस हैं जो शायद आपको अपने आंसर मेंशन करना चाहिए। फर्स्ट केस था हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि आया था 2002 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि सभी कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से डिक्लेयर करने होंगे। अपने आंसर में हमेशा एक या दो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केस जरूर मेंशन किया कीजिए, ये जरूरी है आपके मार्क्स के लिए। ओके, आपको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, एंड नॉट जस्ट क्रिमिनल बट ऑल्सो योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लाइक फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह। ओके, एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने कहा था, वी शुड बी थैंकफुल टू दीज एसोसिएशंस जो इस पे काम कर रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। राइट, देन 2013 में एक फेमस केस आया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पर यहाँ पर इशू था आरपीए एक्ट 1951 में, एक सेक्शन है 8, उसको लेके इसको गवर्नमेंट ने सॉरी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि ये क्या करता था सेक्शन 8 कि अगर जैसे सपोज किसी पॉलिटिशियन को किसी करप्शन केस में किसी भी केस में पनिशमेंट हुई है, ठीक है, तो उसकी मेंबरशिप जो थी वो डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। ठीक है, लेकिन ये अलाउ करता था कि आप अपील कर दीजिए ऊपर। जैसे अगर आपको ट्रायल कोर्ट ने दी है तो हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए, हाई कोर्ट ने भी दी है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए, एंड देन यू कैन कंटिन्यू एज लेजिस्लेचर। ठीक है, और आप अपनी एमपी एमएलए या मिनिस्टर आप जो भी हैं वो आप कंटिन्यू रख सकते हो। क्लियर? तो ये वाला जो प्रोविजन था सेक्शन 8, इसको कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आपको सजा हुई है 2 साल से ज्यादा की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लालू जी को हुई थी 2013 में, तो ये जो सजा अगर आपको हुई है तो आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई। और आप 2 साल की तो आपकी सजा हो गई, उसके बाद भी आप अगले 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये इस केस में कहा था। फिर इसके अगेंस्ट मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई थी कि नहीं नहीं, हम इस जजमेंट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो उस टाइम मीडिया में जब ये पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा था आप उस ऑर्डिनेंस को कचरे के टोकरी में डाल दीजिए। ठीक है, और वही आज राहुल गांधी के साथ हुआ है कि उनको भी एक केस में 2 साल की सजा डिक्लेयर की गई है और उनकी मेंबरशिप जा चुकी है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अभी राहुल गांधी केस पे बात पे आएंगे। 2017 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ अमेंडमेंट किए, इन्होंने कहा नहीं, नो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, आप अपील कर दीजिए ऊपर। ओके, तो इस जजमेंट को फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बहुत गलत हुआ है, शायद जरूरी है कि अगर किसी को सजा हुई है तो पहले उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए इमीडिएटली, उसके बाद फिर वो केस जितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाए उस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिली थॉमस केस था जिसे 2017 में न्यूट्रलाइज कर दिया गया, एंड कुछ ऑर्डर दिया गया था। नहीं, इससे पहले मुझे आपको 2018 का ही बताना होगा जो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया ऑलरेडी वैसे तो। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट किया था दैट यू हैव टू पब्लिश ऑनलाइन ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। अब आपको क्या लगता है कि कितने लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट ओपन करके देखते होंगे? आई थिंक नो वन। ओके, इसके अलावा कि आप न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू भी पब्लिश कीजिए, बट कौन करता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करना चाहेगी, कोई नहीं करता है। ठीक है, बट इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि देखिए हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी लेफ्ट इट टू पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ इन दिस मैटर। ठीक है, और पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ इनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करना चाहती वो इस तरह के लॉ इनेक्ट? फर्स्ट, चाहे कोई भी पार्टी रही हो पार्लियामेंट में कंट्रोल कर, मतलब जो भी पार्टी पावर में रही है उसने कभी कोशिश नहीं की इस तरह का कोई लॉ बनाने की। उसका कुछ रीजन ये है कि पहली बात तो कि आप इस तरह के प्रोविजन पे मिसयूज करोगे ओपोजिशन को टारगेट करने में। ठीक है,
कि आप उनके अगेंस्ट फेक केसेस रजिस्टर कराओगे और फिर उनको इलेक्शन लड़ने से ही बार कर दिया जाएगा। और दूसरा कि बेसिक प्रीमाइस है हर एक डेमोक्रेसी में दैट योर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। क्योंकि यही मानना है कि जब तक सामने वाला गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, भले ही वो एक बार कन्विक्ट हो गया तो ऊपर अपील कर दी, बट जब तक वो पूरी तरीके से गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता हम क्यों उसको पनिश करें, क्यों डिस्क्वालीफाई करें। ओके, तो ये कुछ केसेस थे जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब फाइनली हम आ जाते हैं क्या मेजर्स लिए गए हैं या क्या और लेने चाहिए। राइट, चलिए। सबसे पहला, पहले तो जरूरत है कि कुछ कानून बनाने की जरूरत है, कुछ लीगल रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी एक सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी। ये भी अगेन आपको इस तरह की चीजें मेंशन करनी चाहिए अपने आंसर में। यहाँ पे सेकंड एआरसी ने कहा था कि इलेक्शन से प्रायर 6 मंथ, यानी इलेक्शन से 6 मंथ पहले, ओके, अगर किसी के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल हुई है, तो ऐसे लोगों को बार कर देना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से, बार देम फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन ऐसे छोटे मोटे केस में नहीं, लाइक काइंड ऑफ हीनस क्राइम जिनके हो, जैसे अगर किसी का रेप केस में अगर उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई है तो ऐसे लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बार कर देना चाहिए। तो ये पहला रिफॉर्म है, ठीक है, सेकंड एआरसी को आप कोट करेंगे इसमें। दूसरा है कि हमारे यहाँ टाइम बाउंड जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है, कई नेताओं के करप्शन केस चलते रहते हैं, इवन उसकी तो डेथ भी हो जाती है, खत्म हो जाता है मैटर नहीं, ठीक है, एंड उनकी फैमिली उस करप्शन के पैसे पे एंजॉय करती रहती है। तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए जस्टिस, ताकि ये एक डेटरेंस भी एक्ट करे लोगों इनके अगेंस्ट कि आप करप्शन से बच नहीं पाएंगे, एंड जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी प्रिवेल हो रहा है उसको रोका जा सके। और मैंने आपको इसके लिए बताया कि इसके लिए आपको जरूरत क्या है, स्पेशल कोर्ट सेटअप करने की, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, एक रिकमेंडेशन इसके लिए भी दिया गया था कि देखिए इलेक्शन, चलो आप यहाँ पे नहीं रोक पा रहे हो लीगल रिफॉर्म करके, तो आप एक काम कीजिए, जो इलेक्शन जीत के भी आ गए ना, अब उनकी मेंबरशिप को थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, एंड 6 मंथ के अंदर एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कीजिए जो इलेक्टरल इस टाइप के उनके उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर मैटर देखेगा, और 6 महीने में इस पर डिसीजन आना चाहिए। ठीक है, अगर वो क्लीन आ जाता है इस केस से निकल के, तो उसको फिर मेंबरशिप दे दीजिए आप पार्लियामेंट की, अदरवाइज उसका इलेक्शन कैंसिल करके दोबारा फिर नए कैंडिडेट्स का इलेक्शन कराइए। ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन दिया गया था जो कि इम्प्लीमेंट आप सोच भी नहीं सकते कोई पॉलिटिकल पार्टी से इम्प्लीमेंट करना चाहेगी। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेप है हमें टाइम बाउंड जस्टिस के लिए सोचना चाहिए। थर्ड, एक तरह का प्रेशर हमेशा बना के रखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज पे। ठीक है, ये प्रेशर चाहे हमारे सिविल सोसाइटी की तरफ से आए या पब्लिक की तरफ से आए, बट देयर शुड बी ए प्रेशर कि देखिए कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, ऑन व्हाट बेसिस आप एक क्रिमिनल को टिकट दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रेशर सिर्फ आएगा अगर तो वोटर की अवेयरनेस एंड असर्टिवनेस, ऑलराइट, उसी से आएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, और कॉलेज में हर महीने आप कि यहाँ डिस्कशन करवाया जा रहा है, जैसे पीआरएस वेबसाइट होती है वो पूरा डेटा रखती है कि आपके एरिया के एमपी ने पार्लियामेंट में कितनी दिन सिटिंग में आया है, ठीक है, कितने उसने क्वेश्चन पूछे हैं, कितने मैटर रेज किए हैं। ठीक है, इस तरह का डेटा पीआरएस की वेबसाइट पे होता है। अगर आप उस डेटा पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी के बारे में अपने कॉलेज में डिस्कशन और डिबेट करते हो, तो वो एक प्रेशर बनता है उस पर्टिकुलर एमपी पे भी कि भाई मुझे परफॉर्मेंस करना है क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस वॉच हो रही है, और पॉलिटिकल पार्टी पे भी कि हमने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है या गलत बैकग्राउंड से आता है और कोई काम नहीं कर रहा है, फंड का मिसयूज कर रहा है। तो इस तरह की जितनी ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हम अपने कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में करा सकते हैं बच्चों में, वो करानी चाहिए, ताकि एक प्रेशर रहे पॉलिटिकल पार्टीज पर और कैंडिडेट पर टू परफॉर्म। ऑलराइट, तो कल एक न्यूज आर्टिकल आया था जहां पर हमारी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप किसी भी तरह के प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को उस तरह की डिबेट डिस्कशन प्रोटेस्ट करने ही नहीं दे रहे हो गलत के अगेंस्ट, वो तो आप एक ऐसा कल्चर सेट कर रहे हो जहां पे बस बर्दाश्त करते जाओ। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर रीजन। नेक्स्ट इज देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हो या इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स हो,
पॉलिटिकल पार्टीज को, वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो नहीं करती हैं तो आप पेनल्टी भी इम्पोज कीजिए, एंड इन वर्स्ट केस यू कैन डी रजिस्टर दैट पॉलिटिकल पार्टी अगर वो डायरेक्टिव को कंप्लाई नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, यार इसमें सब कुछ है कि आपको हेट स्पीच नहीं देना है, आपको किसी रिलीजन कास्ट पे नहीं बोलना है, बट इसका सबसे ज्यादा वायलेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इस कोड को आप एक लीगल बैकअप दे दीजिए, इसको लॉ बना दीजिए। अभी ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ठीक है, इसे एक लीगल बैकअप दे दीजिए, इसे एक लॉ बना दीजिए ताकि इसका वायलेशन पनिशेबल हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कुछ यूनिक बता रहा हूँ, ये वही सब है जो आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक चीज नहीं करना चाहते हैं, वो है कि आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते चीजों को कनेक्ट करने में, और ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना चाहते, बट वो करनी पड़ेगी अगर आप वाकई यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। फिर दूसरा, इंट्रा पार्टी यानी कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ ऊपर बैठे हुए हाई कमांड ये डिसाइड नहीं करें कि किसको टिकट देना है, कैसे देना है, बल्कि जो वर्कर हैं उस एरिया के, जो आपकी खुद की पार्टी के वर्कर हैं, उनसे आप वोटिंग कराइए, फिर डिसाइड कीजिए कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा इस एरिया का। क्योंकि वो ग्राउंड लेवल के लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं, सर इस पर्सन की इमेज ऐसी है वहां ग्राउंड लेवल पर कि लोग इससे डरते हैं, या ये करप्ट आदमी है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, इस तरह की होगी। तो ये जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरा, इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज। ओके, जैसे कि बोहरा कमेटी थी, राइट, उसी तरीके से एक दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, देन लॉ कमीशन की 170th एंड 244th रिपोर्ट थी। ठीक है, उसके अलावा एआरसी की भी कुछ रिकमेंडेशन। बस इतना मेंशन कर दीजिए, आपका बेहतरीन आंसर तैयार हो जाएगा। दीज आर दी स्टेप्स जो लेने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स इट। ये है मेजर्स की बात हमने कर ली है। ओके, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। लीगल रिफॉर्म्स की बात की हमने यहाँ पर, टाइम बाउंड जस्टिस की बात की, थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, प्रेशर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज पे थ्रू डिबेट, डिस्कशन, अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स ऑफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी एंड रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज। ठीक है, तो ये मेजर्स हो गए हमारे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ जजमेंट्स बताए हैं जो कि आपको एक या दो तो मेंशन करना ही चाहिए, स्पेशली अगर आप कुछ नहीं तो लिली थॉमस तो जरूर मेंशन करें। ठीक है, जजमेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज देख लिए हमने, कॉजेज देख लिए, यहाँ पे हमने पूरा इन डिटेल इलेक्टोरल फंडिंग देख ली। ओके, इसको लेके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमने पूरे कर लिए। अरे, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स डेटा वगैरह दिया है। ओके, और यहाँ पे ये कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, आई होप आपको पसंद आया हो। एंड देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने लंबे लेक्चर में टाइम इन्वेस्ट क्यों करूं, तो देखिए आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, बिलीव मी, आप यहाँ पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो आपका जो डेली न्यूज़ में जो टाइम जाता है ना, इस तरह की जब न्यूज़ आर्टिकल्स डेली आते हैं तो ये आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप अपना पेपर जो भी कहा जाता है न्यूज़पेपर, आप 40-50 मिनट्स में फिनिश कीजिए, बस इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके इस तरह के पूरे बैकग्राउंड बैकअप टॉपिक का जो पूरा स्टैटिक पार्ट है वो पूरा क्लियर होगा। इसीलिए आप इनको देखने से डरिए मत, आप इनको जितना जल्दी क्लियर कर लेंगे, आपको आगे उतना आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज गिव इट ए थम्स अप, एंड डू गिव योर कमेंट्स फॉर वट एवर रीजन। एंड देखिए, क्योंकि ये टॉपिक ही पॉलिटिक्स रिलेटेड था, तो यहाँ पे कुछ पर्सनल ओपिनियन निकल के आए हैं। एंड डेमोक्रेसी में देखिए सबके अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, आपके अलग है, मेरे अलग है, दूसरों के अलग होंगे। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी पार्टी से हेटेड करता है। दी ओनली थिंग इज कि हमें ये देखना चाहिए कि किस पार्टी ने आके किस तरह के चेंजेस किए हैं। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग।